सामरिक डिसाइपर की नई पहल, भारत के पड़ोसी देशों का विश्लेषण। यह एडवांस स्टडी इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया एसजीटी यूनिवर्सिटी के द्वारा की जा रही है। यहाँ विशेषज्ञ पड़ोसी देशों को डिकोड करेंगे। सामरिक, जहाँ जानकारी नहीं रणनीतिक समझ बनती है। पिछले 48 घंटों में आपने ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ देखा होगा, बहुत पढ़ा होगा, बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़, लाइव अपडेट्स, एक्सपर्ट्स की भीड़। और इन सब के बीच मैं आपको ईरान, इजराइल, अमेरिका के इस युद्ध के बारे में कम, सिर्फ ईरान के बारे में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जिसके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं है। मैं आपसे मूलतः 3 सवालों के बारे में बात करूंगा। ये वो 3 सवाल हैं जो इस पूरे संकट में असल मायने रखते हैं और जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इनके जवाब से ये तय होगा कि अगले 5 साल और मध्य पूर्व और भारत की दिशा क्या हो सकती है। पहले बहुत संक्षेप में जो अब तक हुआ है, 28 फरवरी को इजराइल, अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त हमला किया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इसका नाम है। आईआरजीसी के ठिकानों पर निशाने लगे, एयर डिफेंस सिस्टम्स तोड़े गए और इस सब घटनाक्रम में 1 मार्च 2026 को हमें यह पता चला कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेने मारे जा चुके हैं। वो 37 साल तक ईरान के सर्वोच्च नेता रहे। ईरान के सर्वोच्च नेता होने से पहले, यानी आयतोला होने से पहले, वो 8 साल तक ईरान के राष्ट्रपति भी थे। ये तब जब हुआ तब ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर टॉक्स चल रही थी। हमले से एक दिन पहले ओमान के विदेश मंत्री ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस का ऐलान किया था और ये कहा था कि अब एक नए डील की उम्मीद है। इन सब के बीच में अब वो उम्मीद मलबे में है। मैं अब आपको इन 3 सवालों की तरफ ले जाऊंगा जिनके बारे में मैं आपको पहले बता रहा था। पहला सवाल, आईआरजीसी टूटेगी या एकजुट रहेगी? आईआरजीसी के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर क्या है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर आर्मी नहीं है, पुलिस नहीं है, ये अपने आप में एक एम्पायर है। रॉयटर्स, जो कि एक इंटरनेशनल सिंडिकेटेड न्यूज़ संस्था है, ने 2013 में एक बहुत अच्छी रिपोर्ट की थी जो आप हमारे शो नोट्स में, जिसके ऊपर लिंक साझा है, आप उसको देख सकते हैं। रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजीसी ने एक पैरास्टेटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अंग्रेजी में एग्जीक्यूशन हेडक्वार्टर्स ऑफ इमाम्स डायरेक्टिव या सिताद कहते हैं और फारसी में इसको सिताद ए इजराए फरमान ए इमाम। 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद बहुत लोग ईरान छोड़ के चले गए। इन लोगों की छोड़ी हुई ज़मीनें, मिल्कियत और इनकी संपत्ति को इस पैरास्टेटल ऑर्गेनाइजेशन ने एक तरह से अपने काबू में कर लिया और तमाम तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज से रॉयटर्स का ये मानना था कि एक 95 अरब डॉलर की ये एक संपत्ति है जो खामेने खुद कंट्रोल करते हैं और आईआरजीसी इसका एक एक्सटेंशन है। ट्रंप ने जब पहली बार भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि अब खामेने मर चुके हैं, खामेने इज डेड, टेक ओवर योर गवर्नमेंट। ये एक अजम्पशन है कि खामेने की मौत से इस्लामिक रिपब्लिक कमजोर हो जाएगी। ये असम्पशन शायद गलत है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने एक बात कही है जो मुझे बहुत सटीक लगती है। उनका ये कहना है कि टेकिंग आउट खामेने इज नॉट रिजीम चेंज, द आईआरजीसी इज द रिजीम। और आईआरजीसी के पास पैसा भी है, मिल्कियत भी है। सवाल यह है कि क्या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर अपनी संपत्ति को बचाने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करेंगे? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो समझौता करेंगे, क्योंकि उनके पास मिसाइलें हैं, उनके पास हथियार हैं, उनके पास प्रॉक्सीज हैं और उनके पास एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है। आईआरजीसी लगभग हर लड़ाई में आगे रही है। आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों के मरने के बाद आईआरजीसी कमज़ोर हो गई है, शायद इस समय वो हेडलेस है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि उनके पास किसी भी तरह का सक्सेशन प्लान था या नहीं था। अगर आईआरजीसी टूट जाती है तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी
चुनौती ये होगी कि ईरान अफगानिस्तान नहीं है, इराक नहीं है और लिबिया नहीं है। ईरान में लोग भी बहुत हैं और ईरान के पास जगह भी बहुत है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे एक प्रोट्रैक्टेड सिविल वॉर होगा और मध्य पूर्व के लिए वो किसी के भी हित में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हर तरफ वेपन्स हैं, वहाँ पे हर तरफ मिलिशियाज हैं और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो अब तक न्यूक्लियर मटेरियल्स वहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे थे वो किसी ना किसी के हाथ में पड़ सकते हैं। ये एक ऐसा सिनेरियो है जो वॉशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को सबको डराता है और मेरे ख्याल से जेरूसलम में ये सिनेरियो उनको पसंद नहीं आएगा। आने वाले दिनों में IRGC के कमांडर्स क्या करते हैं, क्या कहते हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी होगा और क्या एक यूनिफाइड मैसेज आता है, क्या राष्ट्रपति की तरफ से आता है, किस तरह का पॉलिटिकल कंट्रोल है, ये अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि अभी भी ये युद्ध का तीसरा दिन है और शायद अभी हमको अगले 3-4-5 दिन ये लगेंगे पता करने में कि इसमें क्या होता है। दूसरा सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स क्या चुनती है और उससे भी ज़्यादा कितने दिन में। आयतुल्ला के जाने के बाद ईरान के पास अभी कोई सुप्रीम लीडर नहीं है। एक काउंसिल है जिसमें 3-4 लोग हैं जो ईरान को इंटरिम आयतुल्ला के निर्देश में चलाएंगे, लेकिन जो 88 सीनियर क्लेरिक्स का एक समूह है जिसको असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहा जाता है, उनके ऊपर ये मादा होगा कि वो ईरान का अगला सर्वोच्च नेता चुनेंगे। 1989 में भी ये पूरा प्रोसेस हुआ था जब आयतुल्ला khomeini मरे थे और उसके बाद आयतुल्ला खामेनी को चुना गया था। वो खुद उस समय एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट थे जिनको khomeini साहब का सक्सेसर माना जाता था, ग्रैंड आयतुल्ला मोंतज़ेरी, वो उनको पहले ही बाहर कर दिया गया था। अभी जो हमारे पास 2026 में नाम है वो 3 है। सबसे पहला नाम, और बहुत सारी जगहों पे आपने हिंदुस्तानी अखबारों में ये पढ़ा होगा कि उनको एक तरह से सक्सेसर मान लिया गया है, ये खबर बिल्कुल गलत है। मुज्तबा खामेनी के बेटे हैं, IRGC का उनको समर्थन प्राप्त है, लेकिन 1979 में जो ईरान में रेवोल्यूशन हुआ था वो राजा के खिलाफ था और राजशाही के खिलाफ था। खामेनी के बेटे को चुनना शायद जो रेवोल्यूशन था उसकी फाउंडिंग आइडियोलॉजी के खिलाफ होगा। अगर मुज्तबा चुने जाते हैं तो ये सिग्नल होगा कि जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है शायद वो कहीं ना कहीं थक गई है और IRGC ने सत्ता का संगठन कर लिया है। दूसरा नाम, ये नाम इनको कल काउंसिल में भी रखा गया है, इनका नाम है आयतुल्ला अली रेजा अराफी। ये इंटरिम आयतुल्ला हैं, इनकी इमेज मॉडरेट की है, लेकिन इनके पास IRGC का भी कुछ हद तक समर्थन है। जो सिविल पुलिस है वहाँ पे जो क्रैकडाउन्स के लिए जानी जाती है, ये उसके अध्यक्ष हैं। हसन khomeini आयतुल्ला khomeini के पोते हैं, रिफॉर्म का चेहरा है। 2016 में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में इनको मेंबरशिप नहीं दी गई थी। ये माना जाता है कि ये जो अभी तक की ईरानियन सत्ता है उसके ठीक उलट जाते हैं। कार्नेगी एंडाउमेंट्स ने इन ट्रैजेक्टरीज को एक फ्रेमवर्क दिया है जो मुझे लगता है कि हमारे लिए काफ़ी कारगर है। ईरान एक रूस की तरह अगर हम देखें तो एक नेशनलिस्ट स्ट्रॉन्ग मैन आइडियोलॉजी को हटाकर प्रैग्मेटिज्म लाने की तरफ बढ़ सकती है। अगर हम ईरान को नॉर्थ कोरिया की तरफ देखें तो आइडियोलॉजी और आइसोलेशन और IRGC के साथ सत्ता का जो संवर्धन है वो बढ़ता रहेगा। अगर हम ईरान को तुर्की की तरफ देखें तो एक तरह से पॉपुलिस्ट डेमोक्रेसी की तरफ धीरे धीरे वो बढ़ते हुए दिखते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई और मान लीजिए इस युद्ध में जो ईरान की अभी सत्ता है उनके हाथ से चली गई तो ईरान शायद लिबिया या इराक की तरफ भी जा सकता है, यानी कि वहाँ पे बहुत फ्रैगमेंटेशन होगा और बहुत ज़्यादा केओस होगा। अभी तक जो दिखता है उससे ये लगता है कि शायद कहीं ना कहीं IRGC और जो
वहाँ की सरकार है, उनके बीच में किसी तरह का एक कॉम्प्रोमाइज़ फ़ॉर्मूला होगा और जो भी सत्ता में बैठेगा, उसको आईआरजीसी का समर्थन प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होगा। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की अभी मीटिंग हुई नहीं है और क्योंकि देश अभी युद्ध के बीच में है, तो ये कब तक होती है, हमें इसके बारे में पता नहीं है। जब भी होगी, वो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस जैसे ही पूरा होगा, वो आयतोला को अपॉइंट ज़रूर करेंगे क्योंकि इस समय देश में आयतोला यानी कि सुप्रीम लीडर की बहुत ज़रूरत है। तीसरा सवाल जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अभी तेल का क्या होगा? होर्मुज़ की खाड़ी से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान के जवाबी हमले बहरीन, यूएई तक पहुंचे और जो शिपिंग कंपनीज हैं और जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने अचानक इंश्योरेंस के रेट बढ़ा दिए। दुबई एयरपोर्ट बंद है। होर्मुज़ की खाड़ी में अभी पूरी तरह से रोकथाम की बात हुई नहीं है, कहा जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी किसी के पास है नहीं। तेल अभी $90 के पास है। कल ओपेक की मीटिंग होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसमें वो तेल का आउटपुट बढ़ाएंगे। हर $10 प्रति बैरल की जब कीमत बढ़ती है, तो भारत को लगभग $15 अरब ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। ये भारत में इन्फ्लेशन भी बढ़ाता है और ये फिस्कल प्रेशर भी बढ़ाता है और शायद कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, जो कि भारत के विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ काम करते हुए और उनके निर्देश लेते हुए इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, छब्बार का वो पोत जिसमें भारत की काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये भारत का सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का एक तरह से दरवाजा भी है। अफगानिस्तान की कनेक्टिविटी पाकिस्तान को बाईपास करके इस युद्ध वाली समय में इस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? क्या भारत छब्बार के साथ जो अभी अमेरिका की तरफ से प्रेशर्स आ रहे थे, उनको कैसे मैनेज करेगा? ये मेरे ख्याल से एक बड़ा सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। तीसरी बात और सबसे बड़ी बात, डायस्पोरा। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शक्ति है उसके लोग जो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं और लगभग 90 लाख भारतीय यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर में हैं। ये सब ईरान के जवाबी हमलों की रेंज में हैं और ये 90 लाख परिवार, इनको एक सर्टेनिटी की भी दरकरार होगी। तो शायद कहीं ना कहीं ये युद्ध एक चुनौती की तरह उभर सकता है अगर ये बहुत लंबा चला, क्योंकि फिर विदेश मंत्रालय को एक इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल के बारे में सोचना पड़ सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नंबर है और मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत आसान होगा भारत के लिए। चौथी बात, भारत की विदेश नीति के लिए भी एक कहीं ना कहीं ये एक बड़ा टेस्ट है, क्योंकि भारत की दोस्ती अमेरिका से भी है, भारत की दोस्ती रूस से भी है और भारत की दोस्ती ईरान से भी है। तो ये इसको बैलेंस कर पाना अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन अभी तक के जो युद्ध रहे हैं उसमें हम ये देख पाए हैं कि भारत शायद इसको एक्टिवली मैनेज करने की कोशिश करता है और ठीक से कर पाता है। इन सबको कंक्लूजन में जो हमारे सामने एक बड़ी समस्या रहेगी कि ईरान कोई एक छोटा सा देश नहीं है। ईरान वेनेजुएला नहीं है, जिसके राष्ट्रपति या जिसके लीडर को अगर आपने किडनैप कर लिया या उनको आप लेकर अमेरिका चले गए या मार दिया, तो वो देश पूरी तरह से टूट जाता है। ईरान जैसे देश के साथ ये हो पाना शायद उतना तर्कसंगत नहीं है जितना अमेरिकी रणनीतिकारों को लगता है। ये देखना होगा कि ये युद्ध कितने दिन चलता है, क्योंकि अमेरिका के पास 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा इस तरह की युद्ध की एपेटाइट शायद ना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष का ये कहना कि उन्होंने मिसाइलों से बिना अपने सैनिकों को ग्राउंड पे उतारे एक बहुत बड़ी विक्ट्री पा ली है।
ये अ, उतना आसान नहीं है, क्योंकि आप अगर मिसाइलों से बच गए तो आपको किसी ना किसी तरह की एक बैटरी की, एक प्लाटून की, डिवीजन की ज़रूरत होती है, जो कि आपके वॉर एम्स को फुलफिल कर सके। अगर आप वो नहीं करेंगे तो सामने वाला देश फिर से अपने ज़ख़ीरे की तरफ जा सकता है और रिटेलिएशन स्ट्राइक कर सकता है। ईरान ने जिस तरह के रिटेलिएशन स्ट्राइक्स किए हैं, उससे ये बहुत क्लियर है कि ईरान इस युद्ध को लेकर एकदम एम्बिग्युअस नहीं है। उन्होंने मिलिट्री टारगेट्स को भी निशाना बनाया है, उन्होंने नॉन मिलिट्री टारगेट्स को भी निशाना बनाया है। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या मिडल ईस्ट के देश, दुबई, सऊदी अरेबिया, जो अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह प्रोजेक्ट करते हैं अब, और उनकी इकोनॉमी में टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट और ट्रेड अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्या वो एक लंबे समय तक अपनी रोडें, अपने दफ्तर, अपने स्टॉक एक्सचेंज बंद करके रख सकते हैं? ये शायद पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए दोनों तरफ और दोनों पक्ष जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहेंगे। अगले 2 हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो आपको ये बताएंगे कि क्या ये युद्ध जल्दी ख़त्म हो रहा है या ये युद्ध एक लंबे कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है। अभी कुछ भी कहना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। वो 3 चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, उसकी तरफ मैंने आपको उसके बारे में बताया, और इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो रोज़मर्रा की तौर पर डेवलप होगा, और जब वो होगा तो फिर हम आपको इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। सामरिक देखने के लिए धन्यवाद।